कोरोना को लेकर सख्ती एहतियात का नया दौर शुरू। सुप्रीम कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी। हरियाणा और राजस्थान ने भी लगाई नई पाबंदियां। सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। देहरादून के परेड ग्राउंड में करेंगे जनसभा को संबोधित। नव परिवर्तन अभियान का भी करेंगे शुभारंभ। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर से राहत की उम्मीद। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो कई राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेठी की खबर के साथ। आज अमेठी दौरे पर दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अमेठी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। एक जन विश्वास रैली को भी संबोधित पीएम मोदी माफ कीजिएगा सीएम योगी आज करने जा रहे हैं। सीएम योगी लगातार प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और उसी के मद्देनजर लगातार रैलियों का दौर जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अमेठी में दरअसल रहने वाली है। इस दौरे के दौरान सीएम योगी अमेठी वासियों को कई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। जन विश्वास रैली जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तौर पर दरअसल धरातल पर उतारी थी, उसको लेकर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए प्रदेश में नजर आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सभी की सक्रियता लगातार तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी आपके पास सीएम योगी के अमेठी दौरे की और जो तमाम योजनाएं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करने जा रहे हैं, किस तरह से अमेठी वासी उससे लाभान्वित होंगे? यात्रा का समापन करने के लिए आज अमेठी आ रहे हैं, जो कि गाजीपुर से चलकर आज अमेठी पहुंची थी। इसके समापन के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर गांव में पहुंच रहे और वहां पर वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल है और एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसका उद्घाटन करने के बाद वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं यहीं से चुनावी रणनीति का भी अपने गुरुमंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। जी पूजा। और किस किस की मौजूदगी होगी सीएम योगी के साथ अमेठी दौरे पर, राहुल? जी पूजा, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जो कि यहाँ की सांसद भी अमेठी की, वो उनके साथ आ रही है। वो खुद इस कार्यक्रम की अगवानी कर रही है। उनके साथ साथ सुरेश पासी मंत्री हैं जो कि गन्ना विभाग के, वो भी उपस्थित रहेंगे तथा कई और बड़े चेहरे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिनमें से महेंद्र चरण सिंह जो कि सिलोई से विधायक भी है और उन्हीं की छत में हॉस्पिटल बना है, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। देखिए राहुल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। एक जनविश्वास रैली को भी आज संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है वहां पर काफी लोगों की मौजूदगी होगी, लेकिन कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बता दें कि जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, बिना मास्क के उनको एंट्री नहीं दी जा रही है और जितने भी कार्यकर्ता है सबको पहले उनका चेकअप किया जा रहा है बाहर पर और उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं सीएमओ से भी बात की गई थी, तो उन्होंने बताया था कि लगातार इनको सब जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, उनको मास्क दिए जा रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किया जा रहा है और सैनिटाइजर से लगातार उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना के केस न बढ़ सके। और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी मात्रा में क्या लोगों की भी वहां पर, जनता की भी मौजूदगी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम 50,000 की जनसंख्या लगभग पहुंचने की उम्मीद है और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ बैठने की व्यवस्था की गई, वो लाखों के लोगों की व्यवस्था की गई, क्योंकि सभी कार्यकर्ता लगभग सभी प्रबल दावेदार अपने अपने समर्थक को लेकर आएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनावी रणनीति यहीं से तैयार की जाएगी। एक बार अगर आप फिर से बताएं राहुल कि अमेठी में जो जिन योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करने जा रहे हैं, अमेठी वासी कैसे उससे लाभान्वित होंगे, क्या वो योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल दिया गया, अमेठी एक ऐसा बहुचर्चित क्षेत्र माना जाता है राजनीतिक मामले में और वहां पर एक भी रेफरल हॉस्पिटल नहीं था। पहला रेफरल हॉस्पिटल देने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। उसके बाद से आप ये मेडिकल कॉलेज भी जो कि सिलोई विधानसभा में बन रहा है, तो उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है या फिर लोकार्पण होने जा रहा है? राहुल, रेफरल का लोकार्पण हो रहा है और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। आज यूपी के बस्ती दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं और वहीं आपको बता दें कि सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और उसी के मद्देनजर लगातार तेज तैयारियां नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की भी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर ली है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, इसी के साथ साथ जनसभाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करेंगे, आज बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी दरअसल आज बस्ती में रहने वाली है, यानी कि बस्ती दौरे पर वो रहेंगे और सक्सेरिया इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं, जहां पर कई लोगों की मौजूदगी, जनता की मौजूदगी, उनको सुनने के लिए वहां पर वो पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा दमखम अपना लगा दिया है। बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। जैसे कि सौगातों का दौर लगातार जारी है, तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी लगातार होता जा रहा है। और उसी को लेकर आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दबिश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमेठी के दौरे पर है दबिश, और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर जितने नजदीक के साथ विधानसभा चुनाव आ रहा है, वैसे ही लगातार उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं वो चुनावी रैलियों में अब कूद चुके हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्ती में रहेंगे। बस्ती के सक्सेरिया इंटर कॉलेज में रहेंगे और वहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बीजेपी ने 325 सीटें जीती थी 2017 में और उसी मिशन को लेकर के बीजेपी दोबारा से उत्तर प्रदेश में उतरी है। 350 सीटों का मिशन उत्तर प्रदेश में है और इसी के तहत बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 350 प्लस का जो मिशन वो लेकर के चल रहे हैं उसको वो अचीव कर सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश देखा जाए ताबिश तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो पूर्वांचल पर ही यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर और सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव का परिवार हो, सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने के नाते उस पर ज्यादा फोकस तमाम राजनीतिक दलों का और इसी वजह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरा दमखम लगाए हुए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि जो छोटे मोटे गांव हैं जमीनी स्तर पर जोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में लगातार चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो लगातार रैलियों में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जिस तरह से उद्घाटन किए जा रहे हैं और योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। वही इस सबको पूरा दमखम यहाँ पर बीजेपी का लगता हुआ ताबिश नजर आ रहा है। सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को आज संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। कब से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और कब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 12 बजे कार्यक्रम को रखा गया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि समय सारणी के हिसाब से नेता पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि जो समय दिया जाता है उसके हिसाब से नेता नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल जहां पर नड्डा पहुंचेंगे वहां की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और वहां पहुंच करके जायजा ले रहे हैं कल से लगातार, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई भी इस वक्त रिस्क लेना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में काफी अरसे के बाद सरकार बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा विधायकों के साथ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो उस रिस्क को लेकर क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं वहां? बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो जिला प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उनमें कोई कोताही ना बरती जाए और बराबर मंच से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर नड्डा को सुनने के लिए पहुंचेंगे वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरी का खास तौर से ध्यान रखें। देखिए, वर्चुअल रैली को लेकर के भी पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बातचीत रही तो उससे एक बात तो साफ थी कि बीजेपी चाहती है कि रैलियों में भीड़ ना होकर के वर्चुअल सभाओं को संबोधित किया जाए, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन भी हो सकेगा और यही कोशिश की जा रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या केंद्र प्रशासन हो या चुनाव आयोग। लगातार कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस से कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि
प्रशासन ने अपनी तरफ से आज पूरी कोशिश की है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन नियमों का आज कितना पालन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से जुड़ी और जनसभा से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। आज यूपी के बस्ती दौरे पर दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जहां जनसभा को वो संबोधित करेंगे, वहां पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने को लेकर भी। और ताबिश हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रहे थे किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन यूपी के बरेली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 72 घंटों में 4 गुना कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले दिन में 16 संक्रमित मरीज वहां मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 20 एक्टिव मरीज अभी है। बरेली विकास प्राधिकरण का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूपी के बरेली से दरअसल ये जानकारी सामने आई है, जहां पर कोरोना के कहर को लेकर 72 घंटों में जानकारी मिल पा रही है कि 4 गुना कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। सीधे डबल ही नहीं 4 टाइम्स बढ़ा है और 72 घंटों का यह आंकड़ा है, जहां पर पिछले 3 दिनों में 16 संक्रमित मरीज अब मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यूपी के बरेली में और बरेली विकास प्राधिकरण का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब 24 घंटे में 29 से 57 एक्टिव कोरोना केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा आपको बताते हैं, जहां पर 28 संक्रमित मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रशासन चैन की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के आगरा से यह आंकड़ा सामने आया है, जहां पर कोरोना का बम विस्फोट हुआ है, जहां 24 घंटों में पहले 29 केस से सीधे 57 केसेस तक पहुंच गया है। आगरा में कोरोना बम विस्फोट होता हुआ यहां पर नजर आया। पहले बरेली का आंकड़ा हमने आपको बताया था, जहां पर 72 घंटों में 4 गुना केसेस बढ़े हैं और ये पिछले 24 घंटे आगरा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा का ही आंकड़ा है, जहां पर लगातार रैलियां और जनसभाएं हो रही है। प्रशासन जहां एक तरफ चैन की नींद लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में जहां 29 केस कल बताए जा रहे थे, सीधे उछाल मार के अब 57 मरीज हो गए हैं। प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हुए यूपी के आगरा से आंकड़ा सामने आया है। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा जिस तरीके से हो रहा है, तो आगरा में बम विस्फोट होता हुआ नजर आया। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पहले हमने बरेली का आंकड़ा आपको बताया था और अब आगरा का बता रहे हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश में आते हैं और प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल फिर यहां पर खड़े होते हुए नजर आ जाते हैं। यूपी के आगरा में कोरोना का बम विस्फोट होता हुआ नजर आया है। पिछले 24 घंटों में 28 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष अग्रवाल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ प्रशासन चैन की नींद लेता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बरेली और आगरा दोनों के आंकड़े बताए हमने, तो जब प्रशासन से इसको लेकर बातचीत की गई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जिस तरीके कोविड के जो केसेज आगरा में एक्टिव केसों की बात की जाए तो 57 हो गए हैं। देखा जाए तो प्रशासन लगातार दावे तो करता है कि कहीं ना कहीं कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका जनता पर पालन कराया जाएगा, कहीं ना कहीं सभी नियमों का पालन कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क हो या सैनिटाइजर हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो जमीनी स्तर के जो हालात हैं उनको देखते हुए अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो हालात हैं उन पर जो प्रशासन है ना, वो कभी नींद में सोता हुआ नजर आता है। देखा जाए तो लोग बात बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का अगर बात की जाए तो बाजारों में किसी भी प्रकार का कोई पालन नहीं किया जा रहा। जब आप बाजारों में देख रहे हैं, सड़कों पर देख रहे हैं, तो लोग लापरवाही बरतते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से बात की जाए लापरवाही की, तो जनता किसी भी तरीके से कोविड के नियम में उनका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। चाहे किसी भी बाजार की हो, आगरा के किसी भी बाजार की बात की जाए, सदर बाजार हो या फिर लेकर राजा मंडी बाजार हो, कोई भी बाजार हो, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैकड़ों की तादाद में भीड़ नजर आती है। और कोविड के जो नियम है उनकी अगर बात की जाए तो मास्क हो या कोई भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस किसी भी तरीके कोई पालन नहीं करता हुआ नजर आ रहा।
चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर अब विरोध दरअसल हो रहा है। रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी जोड़ने की मांग की जा रही है। स्टेशन का नाम झांसी से वीरांगना लक्ष्मी बाई अब कर दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के वीरांगना नगरी झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने को लेकर अब स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने स्टेशन पहुंचकर विरोध किया और पेंट से बोर्ड पर झांसी शब्द अंकित करते हुए कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक स्टेशन के नाम के साथ झांसी नहीं जोड़ा जाता। तो विरोध के स्वर अब यहां उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के वीरांगना नगरी झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। झांसी वाली रानी के नाम से वीरांगना लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। झांसी को रानी से अलग नहीं किया जा सकता और रानी को झांसी से अलग नहीं किया जा सकता। सारे लोग जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी की तरफ नजर बढ़ाई थी तो रानी ने तलवार निकाल दी थी और कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका वो अमर उद्घोष आज जब पर्यटक बाहर से आते हैं तो वो चाहते हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम के साथ झांसी लिखा जाए। ये नाम बदलने की परंपरा, ये कोई मुगलों का दिया हुआ नाम नहीं था। झांसी ओरछा के महाराज ने ओरछा में बैठकर जब झांसी की पहाड़ी देखी थी और उन्होंने कहा कि झांसी दिखाई देती है, एक बहुत पवित्र वाक्य था। उस वाक्य को इसमें जोड़ना आवश्यक है। ये देश की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। इनके समर्थक कहते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली, हमें 90 साल की लीज मिली और गॉडसे की बात करते हैं। इन्हें दिखाई नहीं देता कि आज जो पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं वो चाहते हैं कि झांसी शब्द भी इसमें लिखा रहे। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान है। जिस बात के लिए लक्ष्मीबाई पूरी जीवन भर लड़ती रही, उनकी पूरी महिला रेजिमेंट लड़ती रही, वो नाम उनसे अलग नहीं होना चाहिए। ये नाम अलग करने की जो प्रक्रिया भारत सरकार ने की है वो नाम को तत्काल अधिसूचित करें। उनके पार्टी के लोग, झांसी के लाखों लोग और देश के करोड़ों लोग इस बात से आंदोलित हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव दीक्षित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजीव, एक बारी बताइए पूरा मामला क्या है, ये क्या मांगे हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से राजीव के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर विरोध जताया गया है और रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी जोड़ने की अब मांग की जा रही है। स्टेशन का नाम झांसी से वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया था, तो अब उसमें स्थानीय स्तर पर लोग कह रहे हैं कि उसमें झांसी भी जोड़ा जाए। वहीं लखीमपुर पुलिस को दरअसल बड़ी कामयाबी मिली है। लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल, 5 कारतूस और अवैध असला और 2700 कैश भी बरामद हुआ है। थाना फूलबेहड़ में एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कब्जे से लूटी गई 3 मोटरसाइकिल व लूटे गए और छीने गए 7 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से 5 जिंदा कारतूस एवं 5 असलहे भी नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म का गिरोह है। इनकी मोडस ऑपरेंडी चलते हुए जो राहगीर फोन पे बात करते हैं उनसे फोन छीन के भाग जाते हैं। मोटरसाइकिल की लूट भी कारित की गई है। अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनपद खीरी के इनके द्वारा घटनाएं की गई थी और जनपद खीरी के फूलबेहड़ थाने के द्वारा ये बड़ा अच्छा कार्य किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है इस खुलासा करने वाली टीम। तो यूपी के संभल में भी कोरोना अपनी दस्तक देता हुआ नजर आया है। बीते 24 घंटों में कई मरीज मिले हैं। यूपी के संभल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं।
जिसकी वजह से जिले में अब हड़कंप मचा हुआ है। बीते 24 घंटों में कोरोना के कई संक्रमित मरीज सामने आए हैं। संभल जनपद के सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया है कि बीते 24 घंटों में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से जिले में अब हड़कंप मच गया है। आगे उन्होंने बताया कि आशंकित मरीजों की जांच और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए कोविड अस्पतालों में सभी सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए हमारी टीम जुट गई है। संभल में कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 4 केस कोरोना के आए। दरअसल हम लोग इस टाइम मौजूद हैं जिला अस्पताल में। जिस तरह से यहाँ के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने इसकी जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि कोरोना के लगातार जिस तरह से यहाँ पर केस बढ़े हैं, ये 4 केस कोरोना के फिलहाल निकले हैं, जिसके बाद प्रशासन में यहाँ पर हड़कंप मचा है। यहाँ से इस कोरोना के 4 केसों जो पॉजिटिव निकले हैं, इनको कैला देवी सेंटर पर भेजा गया है फिलहाल, जिसमें एक वांछित अपराधी, एक पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा नोएडा से आया एक व्यक्ति और एक महिला को बरामद जिसने पुलिस में किया था। इन 4 केसों को कैला देवी में यहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। फिलहाल इन 4 केसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से कोरोना की दस्तक संभल में शुरू हुई है, अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह से जागरूक होता है और लोगों को किस तरह से जागरूक करता है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। सहारनपुर के भूरीबांस गांव में सरेआम 22 वर्षीय युवती को चाकू कूटकर उसकी हत्या कर दी गई और फिर वो युवक वहां से फरार भी हो गया। सहारनपुर में युवती की हत्या के बाद घटना से अब हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। दरअसल 22 वर्षीय युवती का रिश्ता कहीं और हो जाने से नाराज प्रेमी ने लड़की को बीच बाजार में चाकू खोदकर फरार वहां से हो गया। नागल थाना क्षेत्र में आज एक 22 वर्षीय युवती को चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। उक्त प्रकरण में संबंधित परिजनों से बात की जा रही है, उनसे तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ में ही जो भी इसमें घटना में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। सभी टीमें रवाना हो गई हैं। शीघ्र ही संबंधित जो भी अभियुक्तगण हैं, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बांदा में आज सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। इस घटना में बस कंडक्टर मामूली रूप से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। दरअसल आग लगने का कारण बैटरी से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यार भैया अगली खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा के दुर्गा नगर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उसकी शादी को 8 महीने हुए थे। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल शाम की बात है, करीब 6 साढ़े 6 बजे मुझसे छोटा वाला भाई है, उसके बाद फोन आता है कि आपकी जो सिस्टर है उसने कुछ खा लिया है। किसी लड़के के किसी पड़ोसी ने किसी ने फोन किया है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे। पहुंचने के बाद देखा तो लड़की बेड पे पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल हमने जाकर के उसे हिलाया डुलाया, कोई ऑप्शन बिल्कुल। हाँ निशान दिख रहे थे उसके गले में निशान है। वो तो उसको हत्या करी लड़की की। वजह पता नहीं, शादी में बार बार इनकी डिमांड चेंज हुई, कभी इतने बढ़ा दो, कभी इतने बढ़ा दो, कभी इतने बढ़ा दो। चलो ठीक है, हमसे जितना हो सका हमने किया सारा। शादी इनकी 24 अप्रैल को हुई थी। हाँ 2021 में। हाँ लड़की प्रेग्नेंट है, करीब 6 महीने की प्रेग्नेंट है। देश भर में आज से 15 और 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि संक्रमण के खिलाफ उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। वहीं लखनऊ में बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम और जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह खुद अस्पताल में पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर से बातचीत की जो बच्चों के टीका लगा रहे थे, और उनसे भी सीएम
योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए नजर आए। मित्रों, सोलह जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी। चलिए खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।